नमस्कार। सारन गुरु की डिजिटल कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं निहाल पांडे आपको इतिहास की सैर कराते हुए एक बार पुनः आज ले चलूंगा हिंद चीन की ओर, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों लाओस, कंबोडिया और वियतनाम की सैर कराने। साथियों, पिछले दो वीडियोस में हमने वियतनाम के गृह युद्ध के बारे में पढ़ा था, वियतनाम के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ा था और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वियतनाम के एकीकरण की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप कहां से ये सारे लिंक पा सकते हैं? आपको जाना है YouTube में और वहां पर सर्च करना है सारन गुरु डिजिटल दुनिया। केवल सारन गुरु भी आप लोग लिखेंगे तो आपको दिखाने लगेगा ये। और देखिए, सारन गुरु सर्च करने पे सबसे ऊपर सारन गुरु डिजिटल दुनिया ये दिखाने लगेगा। यहाँ आप चैनल खोलेंगे सारन गुरु डिजिटल दुनिया, बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस आपको दिखाई देंगे। दो काम कर सकते हैं, एक तो वीडियोस अगर ये हिस्ट्री वाला ऊपर अवेलेबल है यहाँ से देख सकते हैं, या फिर यहाँ आप लोग प्लेलिस्ट वाले टैब पर चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में जब नीचे जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। अलग अलग क्लास भी उसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्लास 10th हिस्ट्री बाय निहाल पांडे, ये मेरा प्लेलिस्ट है। इसमें 6 वीडियोस अभी तक डाले जा चुके हैं, ये 7वां वीडियोस अभी हम लोग बना रहे हैं। क्या हो गया इसको? देखिए, ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें समाजवाद एवं साम्यवाद के वीडियोस हैं और यहाँ नीचे जाने पर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो कि तीसरा पार्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके वीडियोस हैं। देखिए यहाँ पे ये जूम्ड पेज है। या अगर इतना आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो सीधे आपको टाइप करना है क्लास 10th हिस्ट्री बाय निहाल पांडे। ये भी आप लोग सर्च बार में अगर सर्च करते हैं तो मेरा वीडियो ऊपर ही दिखाएगा सबसे, और इसको खोज सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए, इसके लिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। जब आज की क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बताई जाएगी। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने हो ची मिन्ह के बारे में पढ़ लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता के साथ साथ जेनेवा समझौता और हुआ आंदोलन के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है वियतनाम का एकीकरण। वियतनाम का एकीकरण कैसे होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसकी चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। उन्नीस 1960 में उत्तरी वियतनाम के साम्यवादियों ने वियतकांग यानी राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। हम लोगों ने देखा था कि पहले वियतनाम में फ्रांसीसी आधिपत्य था, फ्रांसीसी उपनिवेश थे। इसके बाद से फ्रांस की जो शासन था उसको समाप्त करने के लिए हो ची मिन्ह के नेतृत्व में लंबे समय तक आंदोलन चलाया गया। इसके बाद धीरे धीरे अमेरिका ने भी यहाँ हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जब विश्व युद्ध का समय आया। तो अब यहाँ पर दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था वियतनामियों को, एक तो फ्रांसीसियों से और दूसरा अमेरिकी हस्तक्षेप से। तो अमेरिकियों से निपटने के लिए यहाँ के जो साम्यवादी रहते हैं उन्होंने हो ची मिन्ह के नेतृत्व में एक संगठन बनाया, एक पार्टी बनाई जिसका नाम था वियतकांग। वियतनामी भाषा में इसका नाम था वियतकांग और हिंदी में इसको राष्ट्रीय मुक्ति सेना कहा जा सकता है। और 1961 में दक्षिण वियतनाम में, वियतनाम दो हिस्सों में बंट चुका था इस समय तक, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बनाई गई थी और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित पूंजीवादी सरकार थी जिसका प्रधान बाओ दाई था। 1961 में इन युद्धों के कारण आपातकाल की घोषणा दक्षिणी वियतनाम में शुरू करनी पड़ी। अब क्या था, दक्षिणी वियतनाम के जो लोग थे वो भी चाह रहे थे कि उनके यहाँ साम्यवादी शासन लागू किया जाए, लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण वहां पूंजीवादी व्यवस्था लागू की गई थी। इस कारण से वहां पर जो नागरिक थे दक्षिणी वियतनाम के बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे थे और बाओ दाई सरकार इस गृह युद्ध में उलझ गई थी। गृह युद्ध में दक्षिणी वियतनाम के नागरिकों की आवाज को दबाने के लिए वहां पर आपातकाल लगा दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी। अमेरिका ने वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए 1961 में
शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर क्या होता है? ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, किसी देश की सरकार द्वारा जारी किया गया। अलग अलग होते हैं, कहीं ब्लू पेपर जारी किया जाता है, कहीं रेड पेपर जारी किया जाता है, कहीं व्हाइट पेपर जारी किया जाता है। अमेरिका यहाँ एक व्हाइट पेपर इशू करता है, यानी अमेरिका की सरकार, जिसका नाम रहता है शांति को खतरा यानी डेंजर टू पीस। और शांति को खतरा में क्या कहती है सरकार की? हो ची मिन सरकार ही वियतनाम में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है, जबकि वास्तविक रूप से ये अमेरिका के कारण हो रहा था। अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था थोपने की जो साजिश थी, उसके कारण वियतनाम में गृह युद्ध हो रहा था। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए, अपने नाम को बचाए रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका यहाँ पर हो ची मिन सरकार पर यह थोप देता है कि उनके चलते गृह युद्ध हो रहा है। फिर 1962 में क्या होता है? अमेरिका दक्षिण वियतनाम की पूंजीवादी सरकार की मदद के लिए 4000 सैनिक भेज देता है। जो दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की पूंजीवादी सरकार थी, उसको गृह युद्ध में जिताने के लिए अमेरिका 4000 की सैनिक मदद भेज देता है। दक्षिणी वियतनाम की सेना ने विद्रोह करते हुए 1963 में न्यो दिन दियम की हत्या कर दी। मैंने बताया था पिछली क्लासेस में कि बाओ दाई सरकार का जो प्रमुख था, एक तरह से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, हालांकि पोस्ट का नाम नहीं था वहां पे। जैसे भारत में सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा शासन के कार्य किए जाते हैं, वैसे ही बाओ दाई सरकार में जो कार्य करने वाला कार्यकारी प्रमुख था, वो उसका नाम था न्यो दिन दियम। वियतनामी भाषा का शब्द है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है आप लोग को। तो न्यो दिन दियम की हत्या खुद दक्षिणी वियतनाम की सेना ही कर देती है, यानी कि बाओ दाई की सेना ही अपने कमांडर को मार देती है और सैनिक शासन यहां पर लागू हो जाता है। लेकिन यह व्यवस्था भी स्थायी नहीं रह पाती, यानी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है। आगे क्या होता है? 5 अगस्त 1964 का दिन आता है। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर हमला किया और कई सैन्य अड्डों को नष्ट कर दिया। 1963 में जब अमेरिका समर्थित सरकार के प्रमुख न्यो दिन दियम की हत्या हो जाती है, तो अमेरिका बौखला जाता है। अब यहाँ पर नुकसान तो उसे काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन वो इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है कि इतना बड़ा देश होकर एक छोटे से देश वियतनाम से कैसे हार जाए। तो यहाँ पर भयानक बमबारी करता है वो, और कई सैन्य अड्डों को, उत्तरी वियतनाम के सैन्य अड्डों को नष्ट कर देता है। युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों और बम वर्षक विमानों, यानी कि वैसे हवाई जहाज जिनसे बम गिराया जा सके। अभी तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, यहीं बैठे मिसाइल दाग दो और कहीं जाकर किसी चीज को नष्ट किया जा सकता है। उस समय इतनी ज्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हवाई जहाज से यहाँ पर बम गिराने की टेक्निक का प्रयोग किया गया। और क्या क्या? रासायनिक हथियार जैसे नापाम, एजेंट ऑरेंज और फास्फोरस बमों का भी व्यापक इस्तेमाल किया गया। नापाम, एजेंट ऑरेंज, ये सब क्या थे? ये मैं एक बार बता देता हूं। एजेंट ऑरेंज ऐसा जहर था जिससे पेड़ झुलस जाते थे, यानी कि पेड़ों के ऊपर इनको छिड़क दिया जाए तो पेड़ों की पत्तियां तुरंत मुरझा जाती थी और तुरंत ही पेड़ सूख जाते थे। ये जो रसायन था, कंपाउंड था, इसलिए बनाया गया था ताकि इसका उपयोग किया जा सके जंगलों को साफ करने में, यानी खेती करनी हो या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, वैसी स्थिति में जंगलों को काटने में, जलाने में ज्यादा मेहनत लगती है। तो ये कंपाउंड, ये रसायन बनाया गया था ताकि एक बार इसको छिड़क दिया जाए तो बड़े पैमाने पर जंगल साफ करके वहां जो भी अपना काम करना हो किया जा सके। लेकिन अमेरिका यहाँ अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए क्या करता है? इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी पर भी करता है। मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में कि लगभग 4000 एकड़ से ज्यादा की जो रबड़ की फसल थी उसको नष्ट कर दिया था अमेरिका ने, इसी का प्रयोग करके, एजेंट ऑरेंज का प्रयोग करके। रबड़ के जो खेत थे वहां पर वियतनाम में बड़े पैमाने पर एजेंट ऑरेंज छिड़का गया हवाई जहाज से, जिसके चलते वहां के सारे खेत और सारे फसलें नष्ट हो गई।
और इतना ही नहीं, इतना खतरनाक ये जहर था कि इसका असर आज भी नजर आता है जन्मजात विकलांगता और कैंसर के रूप में। यानी कि अभी तक ये घटना है 1964 की, लेकिन आज तक 2025 तक भी थोड़ी बहुत ये अब कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, लेकिन फिर भी विकलांग बच्चे वहां पर पैदा होते हैं और कैंसर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिर इसको एजेंट ऑरेंज क्यों कहा जाता था, इस रसायन को। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि नारंगी रंग की पट्टियों वाले ड्रम में रखा जाता था, यानी इसके बड़े बड़े ड्रम होते थे जिस पर नारंगी रंग से पट्टियां लाइनिंग खींची हुई रहती थी, जिसके वजह से इसको एजेंट ऑरेंज कहा जाता था। दूसरा मैंने बताया था कि नापाम नाम के कंपाउंड का प्रयोग किया गया। नापाम क्या था? नापाम एक कार्बनिक रसायन था जो कि त्वचा से चिपककर जलते रहता था। यानी कि अगर यह शरीर पर गिर गया तो जैसे प्लास्टिक जलाकर बहुत बार आप लोग खेलते होंगे, और इस दौरान कभी कभी प्लास्टिक गिर गया त्वचा पर तो वो चिपक जाता है वहीं पर और कुछ समय तक जलते रह जाता है। हाथ पैर आप लोग बचपन में जलाए होंगे कई बार इस तरीके से खेलने के चक्कर में। ये भी एक ऐसा ही रसायन था, लेकिन प्लास्टिक तो कुछ समय में जल के खत्म हो जाता है और उसको हटाया भी जा सकता है। ये पूरी तरह से चिपक जाता था त्वचा से, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाए तब तक ये लगातार जलते रह जाता था। बनता कैसे था? ये गैसोलीन मिला दिया जाता था अग्नि बमों में। और वियतनाम युद्ध में मैंने पहले भी बताया था कि इसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग हुआ। और एक अनुमान के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में उतने बम नहीं गिराए गए थे, यानी सभी देशों ने मिलाकर उतने बम नहीं गिराए थे एक दूसरे पर जितना कि वियतनाम युद्ध में अकेले अमेरिका ने गिराया था। आप लोग सोच सकते हैं कि अमेरिका अपना प्रभाव जमाने के लिए किस तरीके से घटिया कार्य करने के लिए भी तैयार रहता था, और अभी भी करता है। फिर क्या होता है? इस युद्ध में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम की वियतकांग पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि साम्यवादियों ने एक दल बनाया था, राष्ट्रीय मुक्ति सेना जिसका नाम था, उसको वियतनामी भाषा में वियतकांग कहा जाता था। तो वियतकांग समर्थित जनता मानकर, यानी कि वियतकांग पार्टी जो थी ये बनाई गई थी उत्तरी वियतनाम में। एक बार मैप दिखा देता हूं मैं, उसके बाद से क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा मैप हिंद चीन क्षेत्र का। इसमें वियतनाम पर जब हम लोग जाते हैं, ये क्षेत्र है वियतनाम का, यहां से ये पूरा वियतनाम का एरिया है। यही मैप इधर बड़े में बना हुआ है, इधर अन्नाम है। ये ऊपर का हिस्सा टोंकिन का जो है ये भी वियतनाम ही है। ये पूरा ये कोचिन चीन भी जो दिख रहा है नीले रंग में, ये भी वर्तमान में वियतनाम का ही हिस्सा है। ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड ये सब अलग राष्ट्र हैं। तो जेनेवा समझौते के द्वारा लगभग यहां से इसको बांट दिया गया था दो हिस्सों में। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तरी वियतनाम है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो दक्षिणी वियतनाम है। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार थी हो ची मिन के नेतृत्व में, और यहीं पर वियतकांग नाम की जो राष्ट्रीय मुक्ति सेना थी उसका गठन किया गया था। लेकिन दक्षिणी वियतनाम में भी बहुत से नागरिक ऐसे थे जो चाहते थे कि दक्षिणी वियतनाम की पूंजीवादी सरकार को समाप्त कर दिया जाए और दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को एकीकृत कर दिया जाए, यानी कि एक में मिला दिया जाए और एक ही शासन के अधीन रखा जाए। साथ ही अमेरिका भी यहां से बाहर निकल जाए। जो भी नागरिक यहां पर वियतकांग का समर्थन कर रहे थे उन पर भी अमेरिका ने जमकर अत्याचार किया। भले ही यहां इस क्षेत्र में, यानी कि अन्नाम के कुछ एरिया में या कोचिन चीन में अमेरिका समर्थित सरकार ही थी, लेकिन जब वो लोग अमेरिका का विरोध कर रहे थे तो उनपे भी जुल्म करने से, अत्याचार करने से अमेरिका बाज नहीं आता है। इस युद्ध में, हाँ, ये मैंने बताया था कि दक्षिणी वियतनाम की वियतकांग समर्थित जनता पर भी भारी अत्याचार किया गया। निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी तथा स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता था।
यह अमेरिकी सेना कर रही है। युद्ध जीतने के लिए सैनिकों से नहीं लड़ रही है, बल्कि निर्दोष ग्रामीणों पर भी अत्याचार कर रही है। पुरुषों की हत्या कर देती थी और स्त्रियों के साथ बलात्कार करती थी। और इसी समय एक घटना प्रकाश में आती है जिसको माइली गांव की घटना कहा जाता है। थोड़ा सा उसको भी हम लोग साथ में देख लेते हैं। माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। नीचे वाला क्षेत्र जो अन्नाम और कोचिन चीन वाला क्षेत्र मैंने दिखाया था, वहीं का एक गांव था माइली गांव। इस गांव में अमेरिकी सेना ने इस गांव के लोगों को, वो वियतकांग समर्थित, ऐसा कोई उन्हें ठोस सबूत नहीं मिला था कि ये लोग अमेरिका के खिलाफ यानी कि पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर भी इनको टॉर्चर करने के लिए, अत्याचार करने के लिए अमेरिका ने यह अफवाह उड़ा दी कि ये लोग वियतकांग समर्थक हैं, साम्यवादी हैं, और गांव के सभी पुरुषों को हत्या कर दी गई। बच्चियों और महिलाओं के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया गया और अंत में उन्हें भी मारकर पूरे गांव को जला दिया गया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं चित्र, ये माइली गांव का एक छोटा सा दृश्य है, कैसे यहाँ लाशों का ढेर लगा हुआ है। और ये वही स्थान है, सबसे प्रमुख स्थान जो माना जाता है माइली गांव का। ये मेमोरियल यहाँ पे बाद में यहाँ की सरकार ने बना दिया था आजादी के बाद से। अभी भी ये टूटे फूटे और ये जलाए हुए हिस्से आप लोग को दिख रहे होंगे चित्र में, जहाँ की मुख्यतः ये घटना है। और लाशों के बीच में यहीं दबा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति किसी तरह से बच गया था। जब वो बाहर आता है तो इस घटना को लोगों के बीच बताता है और पत्रकारों के माध्यम से, उस समय तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन प्रिंट मीडिया का जमाना था, यानी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और हॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से ये घटना पूरे विश्व में फैल जाती है और अमेरिका की विश्व स्तर पर निंदा होती है इस घृणित काम के लिए। अमेरिका के क्रूर कार्यों का दुनिया भर में विरोध हुआ और प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने, यह नाम याद रखिएगा, रसेल का इससे कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया। अदालत मतलब कि कोई सरकारी कोर्ट नहीं था, यह तो एक दार्शनिक था, एक विचारक था। जैसे इसने कुछ लोगों को एक जगह इकट्ठा किया, जैसे गांव में पंचायत हुआ करती है, वैसे ही इसने एक पंचायत जैसा बुलाया और वहां पर इसने साबित किया कि अमेरिका ही वियतनाम युद्ध के लिए उत्तरदायी है, जबकि अमेरिका कह रहा था कि युद्ध के लिए वियतनाम की हो ची मिन्ह सरकार उत्तरदायी है। प्रति वर्ष 2 से ढाई अरब डॉलर के अतिरिक्त खर्च के बावजूद अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं था। सोचिए कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, हर साल 2 से ढाई अरब एक्स्ट्रा, माने जो वहां की सरकार का बजट था उतना खर्च तो हो ही रहा था और उसमें एक्स्ट्रा ये 2 से ढाई अरब डॉलर जो है ये केवल वियतनाम में युद्ध पर खर्च हो रहा था। फिर भी अमेरिका यहाँ पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। क्यों हटने के लिए तैयार नहीं था? क्योंकि अब इसने इसको अपनी इज्जत का सवाल बना लिया था कि मैं इतनी बड़ी महाशक्ति होकर एक छोटे से देश से कैसे हार मान लूं। अब जब इतना ज्यादा खर्च हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां की अर्थव्यवस्था डैमेज होगी। सरकार बड़े पैमाने पर यहाँ खर्च कर रही थी और जो देश के लिए आवश्यक चीजें थी उनके लिए कार्य नहीं कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के नागरिक भी मतलब उनकी सरकार का, यहाँ के राष्ट्रपति जो थे निक्सन, उनका विरोध करना शुरू कर दी कि जल्द से जल्द वियतनाम युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। अपने देश में हमारे पास खाने को नहीं है और दूसरे देश में जाकर हम बिना वजह युद्ध में खर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे देश के नागरिकों को यह बात पसंद नहीं आएगी। यही अमेरिका में भी हुआ और वहां के नागरिक दबाव बनाना शुरू कर दिया अपनी सरकार पर कि जल्दी से जल्दी वियतनाम युद्ध को समाप्त किया जाए। और इतना ही नहीं, हॉलीवुड में इसके पहले फिल्में बनाई जा रही थी कि किस तरह से वियतकांग समर्थक लोग जो हैं, यानी साम्यवादी जो हैं, किस तरीके से अपने देश के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन माइली गांव और ऐसी अन्य घटनाएं जब प्रकाश में आती हैं तो हॉलीवुड का नजरिया भी बदल जाता है। हॉलीवुड जो है फिल्म सिटी है अमेरिका की, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है वैसे वहां हॉलीवुड है। तो अब हॉलीवुड का भी नजरिया बदलता है और यहाँ पर जो फिल्में बनाई जाने लगती है उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से अमेरिका की सेना वियतनाम के लोगों पर अत्याचार कर रही है। यानी अपने देश की सेना की बुराई करना अमेरिकी फिल्म वालों ने शुरू कर दी। अब यहां पर अमेरिका बार बार हार क्यों जा रहा था, इसका सबसे बड़ा रीजन था हो ची मिन्ह मार्ग। हो ची मिन्ह मार्ग की भूल भुलैया जो थी ये वियतनामियों के लिए सबसे ज्यादा
हेल्पफुल साबित हुई थी। ये थोड़ा सा मैप ब्लर है, मैं समझा दे रहा हूं। ये वियतनाम का रीजन है, उत्तरी वियतनाम का यहां तक, और इसके नीचे है दक्षिणी वियतनाम का एरिया। हो ची मिन्ह मार्ग जो है यहां से निकलते हुए ऐसे बीच से आता है। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये जो है थाईलैंड का रीजन है, ये लाओस है पूरा यहां तक, ये कंबोडिया भी है यहां से, और नीचे का ये जो कोचिन चीन वाला एरिया है ये वियतनाम का था। यानी कि लाओस, वियतनाम और कंबोडिया तीनों देशों की सीमा पर ये हो ची मिन्ह मार्ग स्थित था। इस पर अगर कब्जा कोई देश कर लेता तो इन तीनों देशों पर कब्जा करने में सक्षम हो सकता था। अमेरिका बार बार प्रयास कर रहा था कि इस रास्ते पर कब्जा कर ले। इसके लिए क्या कर रहा था, वो बार बार सेना भेज रहा था, यहाँ पर बम बरसा रहा था, इस रोड को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ये बार बार हर जगह से निकला हुआ ये जो एरो मार्क्स है, ये छोटी छोटी सड़कें हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली। असंख्य, हजारों की संख्या में ये सड़कें जो थी इस बड़े से हो ची मिन्ह मार्ग से निकली हुई थी। जैसे ही अमेरिका एक मार्ग को नष्ट करता, यहाँ के वियतनामी जो थे दूसरे मार्ग से जाकर उसकी मरम्मत कर लेते थे, और अमेरिका कितनी भी कोशिश करता रह गया, इसको पूरी तरह से नष्ट करने में सफल नहीं हो पाया। यहीं पर एक कहानी आती है त्रि अयु नाम की महिला की। त्रि अयु एक वियतनामी महिला थी। जब युद्ध का दौर चल रहा था उस समय वियतनाम की आबादी काफी कम थी, और यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी अमेरिका से स्वतंत्रता पाने के लिए युद्ध में शामिल हो रहे थे। जैसे भारत की स्वतंत्रता में पुरुषों के साथ स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, वैसे ही वियतनाम की स्वतंत्रता में भी स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। बहुत से फोटोज इस समय आए थे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, जिसमें देखा गया था कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह ड्रेस पहने हुए युद्ध में भाग ले रही हैं, युद्ध का सामान लेके जा रही हैं, युद्ध के मोर्चों पर लड़ाई कर रही हैं, या हो ची मिन्ह मार्ग की मरम्मत करते हुए भी दिख जाती थी। इन्हीं में एक औरत थी त्रि अयु, जिसकी बहादुरी के किस्से पूरे वियतनाम में उस समय काफी प्रसिद्ध हुए थे, और इसको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर माना जाता है। इस मार्ग की मरम्मत करने में भी उन्होंने काम किया था, और सेना का मनोबल बढ़ाने में भी, साथ ही सैन्य मदद पहुंचाने में भी काफी मदद त्रि अयु नाम की इस महिला ने किया था। तो जैसे हमारे यहाँ झांसी की रानी की वीरता की कहानियां प्रसिद्ध हैं, वैसे ही यहाँ पर वियतनाम में त्रि अयु नामक महिला की वीरता की कहानियां उस समय काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी। 1968 में क्या होता है, 1964 में हमने देखा कि एजेंट ऑरेंज, नापाम जैसे रसायनों का उपयोग करके किस तरह से अमेरिका वियतनाम में तबाही मचाता है। फिर भी वियतनाम हार नहीं मानता, 4 साल और बीत जाते हैं लड़ाई करते हुए, और 1968 में क्या करता है वियतनाम, यानी वियतकांग जो होते हैं राष्ट्रीय मुक्ति सेना, उसने अमेरिकी शक्ति के प्रतीक पेंटागन जो है कहने के लिए तो एक अमेरिकी इमारत है, लेकिन वास्तव में ये वहां के पूरे डिफेंस का सेंटर है। यानी कि वहां के पूरी जो डिफेंस सिस्टम है उसको यहीं से संचालित किया जाता है। तो इसी पेंटागन पर भयानक बमबारी करके लगभग उसको नष्ट कर दिया था वियतनामियों ने। अब अमेरिका की हालत भी खराब हो गई। अब अमेरिका चाह रहा था कि हम भी यहाँ समझौता कर लें, लेकिन अकड़ नहीं गई थी। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई और ऐंठन नहीं गई, वही हाल यहाँ पर अमेरिका का था। हार तो रहा था बुरी तरह से, लेकिन अब कैसे अपनी हार एक्सेप्ट कर ले। जैसे अक्सर देखा जाता है कि दो लोगों में लड़ाई हो रही हो और कमजोर वाला मजबूत व्यक्ति को पीट देता है, और मजबूत व्यक्ति अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता, भले ही हाथ मुंह फूट जाए और बुरी तरह से घायल हो जाए, मरने की स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल होता है। यही स्थिति यहाँ अमेरिका की भी थी। वियतनामी उसको हर जगह पर पीट रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी महाशक्ति होने के कारण हार मानने को तैयार नहीं रहा, और कह रहा था कि जैसा हम कहेंगे उसके हिसाब से अगर मानोगे तब जाके युद्ध रोकेंगे। तो पेरिस में, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहां पर शांति वार्ता यानी युद्ध समाप्त करने के लिए एक वार्ता शुरू की जाती है, लेकिन अमेरिका की जिद के कारण 6 माह तक एक ही बात होते रह गई। अमेरिका कह रहा था कि हम जो बात कहेंगे वो मानोगे तब जाके युद्ध रोकेंगे,
और वियतनामी कह रहे थे कि पहले युद्ध रोका जाए, उसके बाद ही हम कोई चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि बार बार हमारे लोग मर रहे हैं, हमारा पूरा देश नष्ट हो रहा है। तो पहले जब तक अमेरिका युद्ध नहीं रोकेगा तब तक हम लोग कोई और बात सुनने के लिए, कोई और बात मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर आता है 7 जून 1969 का समय। क्या होता है इस दिन? वियतनामी शिष्टमंडल। शिष्टमंडल का मतलब हो गया वहां के प्रतिनिधियों का एक समूह। जैसे क्लासेस में मॉनिटर बनाए जाते हैं या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते हैं, जो कि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि होते हैं। अगर शिक्षक तक या प्रिंसिपल तक कोई बात क्लास की तरफ से पहुंचानी है तो पूरी क्लास उठ के नहीं जा सकती है बात करने के लिए, कुछ प्रतिनिधियों को चुना जाता है। या सबसे सिंपल समझिए, जैसे अभी बिहार चुनाव हुआ था तो लोगों ने विधायकों के लिए वोटिंग की, विधायकों को चुना। अब सरकार तक जब अपनी बात पहुंचानी है तो जनता सीधे सरकार तक, सीधे मुख्यमंत्री तक, सीधे प्रधानमंत्री तक जाना और सबकी बात सुन लेना, ये न तो उनके लिए संभव है न जनता के लिए संभव है। इसीलिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो उनकी बात को सरकार तक पहुंचा सके। ऐसे ही यहाँ पर एक शिष्टमंडल यानी एक प्रतिनिधि मंडल चुना गया, जो वियतकांग सरकार के तरफ से घोषणा करता है कि दक्षिण वियतनाम में भी जो फ्री एरियाज थे, यानी कि अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रह गए थे, अब वहां पर घोषणा करता है कि यहाँ पर वियतकांग की सरकार यानी साम्यवादी सरकार बनेगी। यानी जैसे उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी, वैसे ही दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्रों में भी साम्यवादी सरकार होगी। इसकी घोषणा वियतनामी शिष्टमंडल कर देता है। और जैसे ही यह होता है, दो देश थे, रूस और चीन। ध्यान रखिएगा, हिंद चीन के मैप को देखने के बाद से क्लियर हो जाएगा रूस चीन की स्थिति। ये हिंद चीन का एरिया है। यहां पर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो हिंद चीन के क्षेत्र हैं इनका एरिया है। ये है चीन। और रूस की बात करेंगे तो ये वाला रीजन जो है ये रूस का है। ये मंगोलिया भी इस समय चीन के क्षेत्र ही माना जाता था। तो बिल्कुल ही पास में एक तो ये सटे हुए थे चीन और रूस के क्षेत्र इनसे, और दूसरी चीज इन दोनों में साम्यवादी सरकार की स्थापना इस समय तक हो चुकी थी, यानी ये दोनों देश साम्यवादी थे। तो इन लोगों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत मजबूत करने के लिए वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में जो वियतकांग ने घोषणा की थी कि सरकार बनाई जाएगी साम्यवादी, उसको तुरंत मान्यता दे दी। यानी कि मान लिया कि हाँ, इस सरकार को हम मान्यता दे रहे हैं, ये सरकार वैलिड है। अमेरिका की स्थिति अब खराब हो गई, और जैसे ही रूस और चीन ने मान्यता दी तो पहले से भी रूस और अमेरिका के बीच झगड़ा चल रहा था, साम्यवाद और पूंजीवाद को ही लेकर। अब और ज्यादा ये झगड़ा बढ़ जाता है और दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और ये सब घटनाएं जब चल रही थी, उसी दौरान जो उत्तरी वियतनाम की सरकार के, साम्यवादी सरकार के प्रधान थे जिनका नाम था हो ची मिन्ह, उनकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु के बाद से जब उनकी वसीयत देखी जाती है, वसीयत मतलब उनकी विल, यानी कि मरने के बाद से जो अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त की थी, जब उनको देखा जाता है उसको, तो पता लगता है कि उन्होंने वियतनामियों से क्या आग्रह किया था कि संघर्ष जारी रखा जाए, यानी स्वतंत्रता जब तक न मिले, जब तक उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण न हो जाए, तब तक युद्ध को न रोका जाए। और मैंने बताया था कि हॉलीवुड द्वारा हिंद चीन में अमेरिकी अत्याचार पर भी फिल्में बनाई जाने लगी। इसी क्रम में वियतनाम के माइली गांव की घटना प्रकाश में आई, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें अमेरिकी सेना ने निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करके गांव को जला दिया जाता था। इससे अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती है, यानी विश्व के बहुत सारे देश, और विश्व के देश ही नहीं, खुद अमेरिकी जनता भी अमेरिकी सेना के खिलाफ हो जाती है। फिर 1972 में वियतनाम का युद्ध दोबारा शुरू होता है। अमेरिका फिर से भयानक बमबारी करता है। अब जब देखता है अमेरिका की जीतने की कोई संभावना नहीं है, तो 27 फरवरी 1973 को
एक शांति समझौता होता है जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसके बाद अमेरिकी सेना को वियतनाम से हटना पड़ा। बुरी तरह से हार कर अमेरिका यहां से वापस लौटता है। और पहले भी मैंने बताया था कि इस दौरान जब भारत के रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं चल रहे थे, उस समय भारत कमजोर स्थिति में होते हुए भी वियतनाम का पूरी तरह से समर्थन कर रहा था वहां के स्वतंत्रता संघर्ष का। 27 फरवरी 1973 के पेरिस समझौते के बाद अमेरिका की सेना वहां से वापस लौटती है, लेकिन संघर्ष चलते रहता है। संघर्ष अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम की जो सेना होती है वो लड़ने के लिए अभी भी तैयार थी साम्यवादियों से। दक्षिणी वियतनाम की सेना जो थी वो पूंजीवादी सरकार की समर्थक थी। अब ऐसी स्थिति में 1973 में ये समझौता होता है और 1975 तक ये युद्ध चलते रहता है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। अमेरिका यहां से हट गया था। हालांकि अमेरिका ने कई साजिशें की थी इस युद्ध को बढ़ाए रखने के लिए, गृह युद्ध को बढ़ावा देने के लिए। इस वजह से 2 साल और लंबा युद्ध खिंचता है, लेकिन अंत में अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आखिर में एकीकृत हो जाते हैं और वहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह लंबे संघर्ष के बाद से वियतनाम आखिरकार अमेरिका और फ्रांस से स्वतंत्रता पाने में भी सफल रहता है और अपने देश की सरकार को अपने देश को एकीकृत करने में सफल भी हो पाता है। और अब मैं वो महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने कहा था एक क्लास के अंत में बताया जाएगा। आप सबके लिए बिहार बोर्ड के जो भी 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, 2026 में जिन विद्यार्थियों का एग्जाम है, उनके लिए जल्द ही सारन गुरु पर क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। इस क्रैश कोर्स को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो जल्दी से यूट्यूब पे जाइए और हमारे चैनल सारन गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पाठ से संबंधित कोई भी समस्या आपको है, कोई भी प्रश्न है, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल history@saranguru पर भी लिखकर भेज सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।